हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। और आज हम करेंगे स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ पीटी 365 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसी में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है ना कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली एंड प्राकृत जो कि यूजुअली बिहार, यूपी एंड एमपी में पाई जाती है। देन देर इज़ एसमीज जो कि असम में मिलेगी, बंगाली जो कि वेस्ट बंगाल में मिलती है। इन सभी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया ना। दिस आर टोटल 5। इससे पहले भी 6 ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनको ये स्टेटस मिला हुआ है। सो क्या होता है ये स्टेटस, ये हमें पढ़ना है कि क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो कौन देता है। पहली बात तो पढ़ने के अलग अलग हमारे तरीके होंगे। पहले व्हाट इज़ इट, राइट। फिर कौन कौन सी इसमें लैंग्वेज है ये याद रखना है। अदरवाइज़ आपको क्या होगा कि एक स्टेटमेंट बना के दे दी जाएगी कि ये लैंग्वेज, मान लो कि हिंदी को दे दिया जाएगा कि हिंदी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, या इंग्लिश दे दिया जाएगा। सो ये याद रखना है कि कौन कौन सी हैं। फिर ये याद रखना है कि क्या वो 8th शेड्यूल के अंदर है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और है तो हमें ये भी याद रखना है कि स्टेटमेंट में भी दे दिया जाए कि इतनी सारी लैंग्वेज, यानी कि आउट ऑफ 11 10 आर पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट 1 इज़ नॉट। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हुए चलेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार एक नई कैटेगरी बनाई थी लैंग्वेज में, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी। एक्सपर्ट कमेटी का क्या नाम था? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। और ये किसके अंडर बनी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ना ऑब्वियसली जो भी हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी की सभी, बट मोस्ट ऑफ जो थिंग्स होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आएंगी। इसी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हम देखते हैं साहित्य अकेदमी को। तो साहित्य अकादमी जो है, इसका एक ही मतलब है कि साहित्य यानी कि जो लिटरेचर है उससे रेलिवेंट अगर कोई स्कॉलर्स होते हैं तो उनको क्या देना है? रिवॉर्ड्स वगैरह देना है, अवार्ड देने हैं। तो जिसको साहित्य अकादमी की तरफ से अवार्ड मिल जाते हैं उनको ये माना जाता है कि ही इज़ अ वेरी प्रोफाउंड पर्सन। अब हमने ये एएसआई में भी देखा था कि कैसे एक एक हर चीज़ के लिए एक सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है, एक सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका काम ही है उसको प्रिजर्व करना, जिसका काम ही है उससे रिलेटेड उसको प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो ऐसा ही साहित्य अकेदमी भी करती है ना। 2004 में इनको बनाया गया था ताकि ये जो लैंग्वेजेस आती हैं स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, उनको एग्जामिन कर सके। कौन? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन से? तमिल जो है उसको सबसे पहले यहाँ पर क्लासिकल मतलब जो कि बहुत ही प्राचीन हो, जो कि पुरानी भी है और साथ साथ में उसमें जो लिटरेचर है वो फला फूला भी है। तो तमिल तो है, हमें पता है संस्कृत से भी ज़्यादा पुरानी है। तो तमिल हम देखते हैं 2004 में उसको स्टेटस मिलता है। देन कम्स संस्कृत 2005 में, तेलुगु एंड कन्नड़ा 2008 में, देन मलयालम इज़ देयर 2013 एंड ओडिया यहाँ पर 2014 में बनाई जाती है। अब बात करें अभी जिनको स्टेटस मिला है तो पाली एंड प्राकृत हम देखते हैं कि कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रेलिवेंट है, कि इनमें तो बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर लिखे गए हैं। एसमीज़ की बात करें तो एसमीज़ जो है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर कि जो बाद में अहोम किंगडम वगैरह आता है वो इनको काफ़ी प्रमोट करते हैं। बंगाली के अंदर तो हमें पता ही है कि मॉडर्न डेज में भी कितने सारे लिटरेचर सोशल रिफॉर्मर्स के लिखे गए थे। एंड एंशियंट टाइम पे भी वहाँ पर जो इंटेलिजेंसिया था वो इस्तेमाल करता ही था इस भाषा की। तो ये सारी भाषाएं हैं, याद रखना है कौन कौन सी भाषा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये ऑल देखकर आप लोग हो सकता हो कि इसको गलत कर दे, लेकिन यहीं से ये कि ये सेम टू सेम स्टेटमेंट जो है वो उठकर आपके क्वेश्चन की वन स्टेटमेंट बन सकती है। कह रही है ऑल आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी 8th शेड्यूल के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं। अब होगा कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना है, उसको रिवाइज किया गया है। पहले अलग क्राइटेरिया था जब ये 2004 में बना था, 2005 में फिर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट होता है। अब 2024 में इसको फिर से रिवाइज किया गया, फिर से इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया? देखिए, शुरुआत में जो 2005 के क्राइटेरिया के नॉर्म्स थे ना, उसके अंदर ये डाला गया था कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, और इसको हम क्या करेंगे?
एग्जामिन करेंगे। नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन था या नहीं था। ओरिजिनल का क्या मतलब है कि किसी और से उठा के बस उसको ऐसा ना हो कि लैंग्वेज में चेंज कर दिया हो ना, कि खुद का ही उनका लिखने का शुरुआत से ही खुद का ट्रेडिशन हो, खुद के उनके कुछ ग्रंथ हो, कुछ लिखा हो इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर मायने रखती हैं। तो उसको हटा दिया गया बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू वेरीफाई इट। तो बेनिफिट की बात करते हैं डिक्लेरेशन की। अगर कोई लैंग्वेज क्लासिकल का दर्जा पा लेती है तो वो एक्चुअली में उसके लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। इसमें एक तो 2 मेजर अवार्ड दिए जाते हैं स्कॉलर्स को। कौन देगा? साहित्य अकादमी देगी। देन देर इज़ डेडिकेटेड सेंटर फॉर स्टडीज़, एक सेंटर इनके लिए बनेगा ही बनेगा पढ़ाई करने के लिए। किसी को अगर इन लैंग्वेजेस में माहिरता प्राप्त करनी है सो दे कैन गो देयर। नाउ यूजीसी इज़ प्रमोटेड टू एस्टैब्लिश प्रोफेशनल चेयर्स। यूजीसी को बोला जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको इन लैंग्वेजेस के लिए एक प्रोफेशनल चेयर, एक जो सीट है जो के लिए वो रखनी पड़ेगी, या फिर एक हम बोल सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट काइंड ऑफ चीज़ बनानी ही पड़ेगी सो दैट बच्चे वहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकें। क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया में हमें पहली बात तो ये देखने को मिलती है हाई एंटिक्विटी, बहुत ही प्राचीन होनी चाहिए, मिनिमम 1500 से 2000 साल पुराने तो इसके टेक्स्ट हमें दिखाई ही देने चाहिए। ए बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट इनके पास में होना चाहिए विच इज़ कंसिडर ए हेरिटेज ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीकर। तो आज भी बोल रहे हैं, और जो टेक्स्ट लिखे गए हैं जैसे कि कुछ संगीत वगैरह संगम एज में हम देखते हैं तमिल वगैरह में, तो वो जो हमें दिखाई दे रहा है ना वो एज अ हेरिटेज की तरह काम करें। नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोइट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। Classical language and literature could be distinct from its current form. It could discontinue with later form of offshoot. तो कह रहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसकी खुद की अपनी एक करंट फॉर्म से थोड़ी सी वो अलग होनी चाहिए। आज जिस समय पे जिस तरीके से बोली जाती है उससे वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और हो सकता है कि बाद में अब जो फॉर्म आए वो बिल्कुल ही उससे अलग हो, तो ये भी जो है हो सकता है। अब नए क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो प्राकृत के बारे में देखते हैं। तो प्राकृत जो है वो क्लोजली काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रही है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के साथ में। नाउ जब इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस को जब आप पढ़ेंगे तो हम लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को अलग अलग पैटर्न में या अलग अलग जो डिवीजन है उसका कर सकते हैं, जिसमें हम इंडो आर्यंस हो गए, जिसमें हम अलग अलग और भी द्राविड़ा वगैरह हो गए, तो इन सारी कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं। नाउ बात करते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की। तो इसमें क्या होता है, प्राकृत जो है वो लैंग्वेजेस थी मासिस की, यानी लोग जो होते थे यहाँ पर वो ज़्यादा बोलते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो थी वो इलीट लोगों के लिए ही बनी थी। संस्कृत वॉज हार्ड। दूसरी बात ये भी थी कि उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें संस्कृत केवल और केवल जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो राजा थे वही बोल सकते थे उसके अंदर। सो वो बोलेंगे तो आप खुद ही सोचिए अब इसके बारे में कि ये ऑब्वियसली सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, यानी कि लोग जो है ज़्यादातर उसको नहीं बोल पाएंगे। तीसरी बात ये है कि शूद्रा और जो वुमन थी उनके लिए तो बिल्कुल ही बंद था कि ना तो वो संस्कृत बोल सकती है, सेकेंडली ना ही वो संस्कृत। और ये मैं वैदिक पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ पोस्ट वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड में तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जो संस्कृत की ज्ञाता भी थी, जैसे गार्गी के बारे में हम जानते हैं, और उन्होंने एक्चुअली में ब्राह्मण्स को टक्कर भी दी है, डिबेट भी की है। तो उस तरीके से मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं कि इस समय पे जब प्राकृत का टाइम आ गया था, जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो होना शुरू होगा अराउंड लाइक 3rd to 4th सेंचुरी से ही, तो उस समय पे क्या चल रहा था। तो सामान्य जो लोग थे ना उनको क्या बोलना होता था कि वो कोशिश करते थे, क्योंकि अब ना तो संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत को सीखा जाना बहुत ज़रूरी है, आप ना सीख पा रहे हो क्योंकि वो लोकल लोगों में ज़्यादा पाई ही नहीं जाती है, केवल और केवल जिनके स्टेटस आई है वहीं उसको बोल पा रहे हैं। तो ये सब हमें देखने को यहाँ पर मिलता था। तो इसी वजह से प्राकृत क्या बन गई थी, लैंग्वेज ऑफ मासेस बन गई थी, एंड संस्कृत वाज ए लैंग्वेज ऑफ इलीट विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू इलीट एंड हाई लिटरेचर। ठीक है। प्राकृत रिफ्लेक्ट्स रीजनल सब टाइप्स। तो प्राकृत में भी क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि एक तरीके की प्राकृत चल रही है तो वो हर जगह पर अब चलती रहेगी, नहीं। प्राकृत जो थी ना उसमें भी हमें रीजनल जो वेरिएशंस थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्राकृत जो है वो बोली जाती थी। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता था।
और इंस्क्रिप्शंस जो थे प्री गुप्ता टाइम्स के, स्पेशली जो अशोकन एडिक्ट वगैरह है, वो प्राकृत में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि लोगों तक पहुंचाना था सारी की सारी बात को, तो इसी वजह से अशोक का गुप्ता के समय से पहले, अब गुप्तास जब आएंगे ना तो उसको गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया भी बोला जाता है। वाई? क्योंकि इनके टाइम पे हम देखेंगे कि ये जो हिंदुइज्म है उसका रिवाइवल काफ़ी करेंगे, ये खुद को हिंदू जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके साथ में रिलेट करेंगे, उनके बहुत सारे सोने के सिक्के वगैरह बनवाएंगे, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देंगे, संस्कृत का काफ़ी विकास करवाएंगे। लेकिन उससे पहले की जो हमें सिचुएशन पता है उसमें हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर टॉकिंग इन प्राकृत ओनली, तो ये हमें दिखाई देता है। नाउ बाय द टाइम ऑफ गुप्तास द प्राकृत वर स्टैंडर्डाइज एंड लॉस्ट देयर लोकल करेक्टर्स। तो ये भी था कि लोकली अलग अलग तरीके से बोली जाती थी, लेकिन गुप्तास के टाइम में उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था, हर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था कि इसी तरीके से बोलेंगे जैसे आज की भाषाओं में हमें देखने को मिलता है। और जो उनका लोकल कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से गुम हो गया था। अब हम देखेंगे पाली को यहाँ पर। पाली की जब हम बात करें तो पाली एंड प्राकृत यूजुअली एक ही साथ हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पाली हैज़ ट्रेडिशनली बीन आइडेंटिफाइड विद मगधी प्राकृत। तो प्राकृत का ही एक मगधी फॉर्म जो था, यानी मगध फॉर्म जो था, मगध कहाँ पे था? जिसने भी अशोक को पढ़ा है, जिसने भी मौर्यंस को पढ़ा है, तो हमें समझ में आता है कि बिहार के अंदर का जो राज्य था मगध, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था एंशिएंट टाइम पे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में हम देख पाएंगे कि एक इम्पोर्टेंट जगह रखता था एंशिएंट टाइम में, और काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर भी था। शायद एक टाइम पे जब आप महाजनपदास के टाइम पे जाएंगे तो देख पाएंगे कि मगध जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पर जाते हैं। ट्रेडिशनली ये क्या है कि प्राकृत तो सारे ही इंडिया में, खास करके नदन इंडिया जो था, इंडो आर्यन की हम बात करें ना, इंडो आर्यन ग्रुप जो था वो एक्चुअली में एक ब्रांच है लार्जर इंडो यूरोपियन फैमिली की, और ये वो लोग थे जो माना जाता है कि एज अ आर्यन एडवेंट करके इंडिया में आए थे। नाउ दिस इज ऑल्सो ए डिबेट कि आर्यंस इंडिया में आए थे या नहीं आए थे, बट द पॉइंट ये है कि ये लार्जेस्ट लैंग्वेज का ग्रुप है इंडिया के अंदर। अराउंड मान लीजिए कि 74% जो इंडियंस हैं वो एक्चुअली में आज भी इंडियन आर्यन, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज की हम बात करते हैं, उसी को स्पीक करती हैं। ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें भी ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप आ जाता है, जो कि लगभग 1500 साल पहले यहाँ पर क्या होता है, डेवलप्ड होता है, और इस समय पे क्या निकल कर आती है, इस समय पे आती है संस्कृत निकल कर। फिर हम देखते हैं कि एक मिडल इंडियन इंडो आर्यन ग्रुप आएगा, जो कि 600 BC से 1000 AD के आसपास में शुरू होगा। तो ये वही टाइम आ रहा है जो कि हम देखते हैं कि कौन सा टाइम आ रहा है। ये टाइम आ रहा है यहाँ पर, ये BC है, ईशा पूर्व, और ये कॉमन एरा हम बोल सकते हैं इसको, या फिर AD बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये ईशा के बाद में है। तो ये काफ़ी बड़ा समय था, 1500 साल का लगभग हम समय देखेंगे, और इसी में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वो प्राकृत लैंग्वेज का होता है ना। वो प्राकृत जो है वो एक्चुअली में इस वजह से भी हम देखते हैं कि कैसे मिडल जो इंडो आर्यन ग्रुप लैंग्वेजेस है उसमें वो टुगेदर क्लब थी, जैसे कि पाली हो गया, अपभ्रंशा हो गया। तो अलग अलग जगह पे पाली लैंग्वेज का भी, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, हम देखते हैं कि मगधी प्राकृत जो थी उसमें पाली का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि बोलने का तरीका अलग था, नए नए शब्द आ गए, तो वो एकदम से अपना नया ही एक भाषा का रूप ले लेती है। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप यहाँ पर रहता है, जो कि कौन सा होता है, लगभग 1000 AD के बाद में इसका डेवलपमेंट आता है, जिसमें हिंदी आ गई, इसी में असमीज़ आ जाती है, बंगाली आ जाती है, गुजराती आज भी चलती है, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, ओडिया, उर्दू। तो ये हिंदी और उर्दू जो है ये आज के बाद में, मतलब जब 1000 ईसा के बाद में हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद में बात करें। अब क्लासिकल लैंग्वेज जब मैंने आपको पढ़ाया तो बोला था ना कि 1500 से 1000 कम से कम पुरानी वो होनी ही चाहिए। तो अब जो न्यू है जिसमें असमीज़ वगैरह आ गई, ओडिया आ गई है, तो ये सारी तो वही हमें दिखाई दे रही है ना कि ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी लैंग्वेजेस हैं ये। फिर अलग लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे तो उसमें द्राविड़ा को भी देख पाएंगे। अब द्राविडन ग्रुप क्या है, वही टेम्पल आर्किटेक्चर की तरह ही है, ये भी अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। द्राविड़ा में मेनली वो लैंग्वेजेस आती हैं जो इंडिया में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बोली जाती है। अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 25%, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे एरिया हो गए, गुजरात जैसे एरिया हो गए, उसमें तो अभी भी क्या बोली जा रही है, इंडो आर्यन बोली जा रही है। सो वी कैन सी कि इसकी पॉपुलेशन कम है अगर हम कंपेयर करें इंडो आर्यन से, और ये भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होती है।
अब ये कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होती है, चलिए समझते हैं इस बात को भी। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ किसी भी चीज़ को तो हमें समझ में आता है कि हमें जब द्राविडाना को देखना है तो उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट पाएंगे। पहला जो ग्रुप है उसमें हम नदर्न ग्रुप को रखेंगे, तो एक नॉर्थ ग्रुप हो जाएगा, एक सेंट्रल हो जाएगा, एक सदर्न हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जो नॉर्थ ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 भाषाएं आती हैं मोस्टली। अब ये एक्स्ट्रा का ज्ञान इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों का स्टैटिक भी जो है यहाँ से कवर होता हुआ चले। जैसे कि ब्रोही इसी में आती है, फिर इसी के साथ में माल्टो आता है, इसके अंदर एक माल्टो लैंग्वेजेस भी देखने को मिलती है। ये वो है जो आज भी ट्राइबल एरियाज जो थे बंगाल के, उड़ीसा के, वो इनको बोलते थे, ठीक है। तो इसी वजह से कि नॉर्थ पार्ट जो है उसमें भी अब आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाए कि बंगाल के अंदर द्राविडन लैंग्वेज जो है वो स्पीक की जाती है ना, आप बोलेंगे कि मैम ने तो बताया था कि नहीं नहीं ये तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही बोली जाती है, तो आप लोग इसको गलत कर देंगे। बट द रियलिटी इज़ कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं ट्राइबल एरियाज़ में, जैसे कि बलूचिस्तान में आप जाएंगे पाकिस्तान के, वहाँ पर हो गया माल्टो, हो गया ट्राइबल एरिया ऑफ बंगाल और उड़ीसा का, कुरुक हो गया बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि इनके ट्राइब्स जो हैं वो आज भी द्राविडन को जो लैंग्वेजेस है उसी को प्रेफर करते हैं, उसी को बोलते हैं। अब इसके रीज़न बहुत सारे हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे, मेंस की तैयारी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सो अभी के लिए जस्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल ग्रुप भी है। अब ये सेंट्रल ग्रुप कहाँ की बात करेगा, ये एक्चुअली में बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें भी आती हैं। इसमें एक एग्जांपल ऑफ लैंग्वेजेस है गोंडी, तो गोंड जो ग्रुप हो गया वो इसको बोलेगा। देन खोंड है, कुई है, मांडा हो गया, नेकी यहाँ पर है, एंड तेलुगु इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो तेलुगु हमें देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो बिल्कुल जो सदर्न पार्ट है जिसमें चोलाज रहते थे, चेराज रहते थे केरला वाले रीजन के अंदर में, वो एरिया कौन सा था, इंपीरियल चोला, जरा आपने पढ़ा है तो वो एरिया था, हमें देखने को मिलता है नीचे का तमिलनाडु एंड केरला वाला। तो उससे बीच वाला एरिया क्या हो गया, वो सेंट्रल हो गया इन लोगों के लिए। तो यही बात है। सदर्न ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें 7 तरीके की लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें कर्नाटका का भाग आ गया कन्नड़ा, तमिलनाडु का तमिल आ गई, फिर केरला की मलयालम आ गई, देन देयर इज़ अ पार्ट ऑफ तुल्लू। अब तुल्लू वो लोग हैं जो एक्चुअली में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में और दोबारा से अपने आप को एक अलग स्टेट की डिमांड में इन लोगों ने की थी अभी कुछ ही महीनों पहले, जब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ा रही थी तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैसे दीज आर द पर्सन जो कि लगातार एक अलग स्टेट की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज तुल्लू को कह रहे हैं कि तुल्लू को भी वही स्टेटस मिलना चाहिए जो संस्कृत और तमिल को मिला है ना। यहाँ पर हमें तोड़ा दिखाई देता है, कोटा लैंग्वेजेस है और तमिल जो है वो ओल्डेस्ट है इन सारी की सारी में। अब तीसरे ग्रुप की ओर चले जाते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप होता है लैंग्वेजेस का वो होता है सिनो ताइबेतियन ग्रुप। अब ये क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि मंगोलियाड फैमिली से बिलोंग करता है। तो सिनो तिब्बतन की हम बात करें, तिब्बत की बात यहाँ पर हो रही है, तो हिमालयाज में स्प्रेड है, इंडिया के हिमालयन साइड में भी मिलेगा, जैसे नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बंगाल में, असम में हम इसको देख पाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर और जो नेशन है उसमें हम देख पाएंगे इनको। कंसीडर किया जाता है कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो है जिसमें संस्कृत आ गया या फिर अलग लिटरेचर जिसमें दिखाई देते हैं उससे भी पुराना ग्रुप है। और 0.6% हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इनको बोलते हैं। तो इट्स अ रिलेटिवली वेरी स्मॉलर ग्रुप ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज ग्रुप। नाउ ये भी डिवाइड करता है अलग अलग कैटेगरीज में। इसमें तिब्बतो बर्मान आ जाता है जो कि ऑब्वियसली बर्मा का जो रीजन हो गया जो कि पहले इंडिया का रीजन होता था। तो उसके कुछ लोग हैं जो कि इस लैंग्वेजेस को बोलेंगे, इसमें से निकली हुई लैंग्वेजेस को, जिसमें भूतिया आ जाता है। तो भूतिया आप लोगों को पता ही है कि एक ट्राइब भी है जो कि क्या करती है, हिमालय से नीचे आ जाती है। शिफ्टिंग काइंड ऑफ जब हम बात करते हैं कल्टिवेशन की, या फिर जो एक ट्रेडिशन होता है कि आप सर्दियों में नीचे आ रहे हैं फिर आप वापस चले जा रहे हैं गर्मियों में, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो उनकी भूतिया जो ट्राइब है वो नाम से इसी से पड़ा हुआ है, तो भूतिया यहाँ पर लैंग्वेजेस भी है। देन सिक्कीमीज, तो सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो सिक्कीमीज है वो भी क्या होती है, तिब्बो बर्मन
से ही निकली है। फिर लद्दाखी की हम बात करें कि लद्दाख में जो भाषा निकली हुई है, अबोर, मीरी, डफला, मिशमी, ये सारी तो हमें पता है कि पहाड़ियों के ही नाम है जो कि इंडिया में ही दिखाई देते हैं। और ये कहाँ पर है, शिवालिक का ये पार्ट होते हैं। सो ईस्टर्न पार्ट में इन्हीं के नाम से इन्हीं की लैंग्वेजेस भी, और वो कहाँ पर आ रही है, तिब्बतो ब्रह्मांड में आ रही है। और मणिपुरी हो गया इसमें, मैथई हो गया इसके अंदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम देखेंगे साइमीज एंड चाइनीज़ को। तो ये क्या है, जो सिनो वर्ड आगे निकलने को लग रहा है उसमें चाइनीज़ वर्जन भी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अहोम। सो अहोम इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, जो कि चाइनीज़ ग्रुप से निकलता है, क्योंकि वहीं से लोग माना जा रहा था कि अहोम्स जब आए थे तो वो क्या करके आए थे, चाइना से, मंगोलिया से, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए इंडिया में आ रहे थे। हाउएवर ये जो लैंग्वेज है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। तो इंडिया में जो चाइनीज़ हो गया है, साइमीज़ चाइनीज़ है, वो कोई भी नहीं बोलता है। ये भी याद रखने वाली बात है। फिर एक और लैंग्वेज है, अभी तक हमने 3 पढ़ लिया है, इंडो आर्यन पढ़ लिया है, द्रविड़न पढ़ लिया है, फिर हमने सिनो तिब्बतन ग्रुप पढ़ लिया है। अब हम लास्ट को पढ़ते हैं, उसके अलावा भी कुछ है लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो लास्ट क्या है, ऑस्ट्रिक है। अब क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक साथ में आप लोगों को पता ही है कि कैसे मिली हुई है, तो वो हम उसको अलग अलग नहीं पढ़ते, तो इसको भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो लैंग्वेज है ये वो उस ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली का है। तो अब जब ये मैंने जितनी भी लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई हैं ये केवल और केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई हैं। अब आप इसको वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे तो अगेन एक बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर निकल आएंगे। जैसे ऑस्ट्रिक कहाँ से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से निकल कर आएगा। और ये मुंडा हो गया, कोल ग्रुप हो गया। अब मुंडा एंड कोल ग्रुप आप लोगों को याद ही आएगा कि ये क्या है, ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया के अंदर में। तो कोल अपराइजिंग जो है मॉडर्न इंडिया से आप याद कर सकते हैं कि कैसे जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। देन देर इज़ मुंडा अगेन, सिमिलरली आप उनको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे बिश्वा मुंडा की यहाँ पर एज अ फेमस पर्सनैलिटी की तरह बात की जा सकती है। तो ये वो ग्रुप है जो आज भी एग्जिस्टेंस थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें दिखाई देती है, और पहले से ही शुरुआत से यही है, मतलब आर्यंस की जो थ्योरी है उसके आने से पहले ही माना जाता है कि एंशियंट लिटरेचर जो थे, जैसे कि निषादास वगैरह हो गया संस्कृत के, उसमें भी इन लोगों की बात की है, और ये जो भाषा है उसमें इसकी बात की है। तो निषादास कौन होते थे, निषादास वो होते थे जो जंगलों में रहते थे बेसिकली, राइट। तो आज के ट्राइबल मैन को हम उस समय पे निषाद के रूप में जाना जाता था। संथाली की बात करें तो संथाली इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो इसके अंदर आई जाती है, और जो कि संथाल के ट्राइबल्स एरियाज में जो झारखंड, बिहार, बंगाल वगैरह में है वहाँ पर बोली जाती थी, एंड स्टिल इट इज़ कॉमन कि लोग वहाँ पर बात करें। कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिसमें द्राविडन आदिवासी लैंग्वेज आ जाती है, जिसमें गोंडी और आन होते हैं, और ये इनके अंदर तो क्लासीफाई नहीं किए जा सकते चारों के अंदर, बट दे कैन बी अदर कैटेगरीज। तो हमें ये भी याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पाली को समझेंगे। तो पाली जो है ट्रेडिशनली आइडेंटिफाई की जाती है मगधी प्राकृत से। बुद्धिस्ट फिलोसफिकल वर्क जो हैं जैसे कि धम्मापदा हो गया, या फिर जातका की स्टोरीज हो गई, जातका की टेल्स हो गई, वो सारी की सारी पाली में ही लिखी गई थी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। अब जब प्राकृत को हम पढ़ रहे थे तो हमने प्राकृत की स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ा था, राइट, कि इसकी जो स्क्रिप्ट होती है प्राकृत की, वो एक्चुअली के अंदर में हमें स्पेशली जो लोग थे, ब्राह्मण्स वगैरह थे या जैन जो थे, आगमाज वगैरह, वो प्राकृत को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और जब हम पाली की बात करते हैं तो देखते हैं कि वाइडली स्पोक की जाती थी मगध के एरिया में, और कब कब की जा रही है, 5th से लेकर 1st सेंचुरी BC के साथ में। क्लोजली रिलेटेड थी, संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती थी, और जो टेक्स्ट हैं पाली के वो जर्नली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर ही यहाँ पर लिखे हुए हमें मिलते थे, ठीक है। तो ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती थी। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी ये आप लोग याद ही रखेंगे कि ये तो अशोक के टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसको क्या किया था, जी बिल्कुल सही बात है, डिसिफर किया था। तो ये भी हमें दिखाई देता है। अब पाली जो है लैंग्वेज मानी गई है थेरावादा बुद्धिस्ट कैनन की। तो बुद्धिज़्म को भी जब हम बांटेंगे तो बुद्धिज़्म जो था वो 4 भागों में आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा विभाजित हो गया था। इसी में हम देखेंगे हीनयान को, महायान को, देन देर इज़ वज्रयान, और यहाँ पर थेरावादा को भी देखेंगे। तो थेरावादा क्या था कि जो वुमन होती थी उनके द्वारा एक ये ग्रुप था जिसको चलाया जाता था। देन देर इज़ वज्रयाना जो कि बंगाल की साइड में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें जो
काइंड ऑफ हम देखेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड या जो थोड़ा थोड़ा सा इसमें जादू वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। एंड हीनयान एंड महायान तो आप लोगों को पता ही है। सो थेरावेदा जो बुद्धिस्ट कैनन थे वो ज़्यादातर पाली को अपनी लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते थे। पाली कैनन भी जनरली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसको पितिकास भी बोला जाता है। तो जो जो भी लिखे गए थे, याद है ना कि कैसे ये जो बुद्धिस्ट कैनन जब अपने कुछ लिखते थे तो उसको पितिकास बोलते थे। सो पितिकास टुगेदर जो है 3 बास्केट्स के नाम से आती थी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, पहला होता था विनय पितिका, विनय यानी कि डिसिप्लिन बास्केट। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते थे बुद्धिस्ट संघास के, कि उनके मोनेस्टिक ऑर्डर किस तरीके से चलेंगे और सभी को ये सारी चीज़ें माननी होंगी। देन देर वाज सुत्त पितिका। अब सुत्त पितिका के क्या मतलब है, सुत्त का ही मतलब होता है सेइंग, कि क्या बोलना है। तो लार्जेस्ट बास्केट जिसको माना जाता था, और ये डिस्करेज करता था सरमन्स वगैरह को, सॉरी डिस्करेज नहीं, डिस्कोर्स, यानी कि बताता था कि बुद्धा ने क्या क्या बोला है, खुद से क्या क्या बोला है, और उनको रिलीजियस पोइट्री वगैरह बना के भी समझाते थे। देन देर इज अभिधम्मा पितिका। तो अभिधम्मा का मतलब होता है कि बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी थी। अब इसमें कुछ की टर्म्स भी हमें दिखाई देती है पाली में, जैसे कि सिटा। तो सिता का क्या मतलब है, कॉन्शियसनेस। देन सिता टिका शिका, तो उसका मतलब होता है मेंटल फैक्टर्स। रूपा, मेटेरियलिटी। देन हम देखेंगे निब्बाना, निबान तो आपको पता ही है, निर्वाणा वगैरह का ये हो गया, फाइनल लिबरेशन। मराठी को अब हम देखते हैं, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ ही रहे हैं तो एक एक करके अब कोशिश करेंगे कि जिनको अभी ऐड किया गया है उनको अच्छे से हम पढ़ लें। तो मराठी को देखेंगे तो देखिए इंडो आर्यन लैंग्वेज है, दोबारा से हमें पता ही है इस बात का। मॉडर्न मराठी जो कि महाराष्ट्री प्राकृत से निकली है, वो एक प्राकृत डायलेक्ट था जो कि वेस्टर्न इंडिया में यूज़ किया जाता था, और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था सतवाहनास की। आज की मराठी नहीं, जो पुराने समय की महाराष्ट्री प्राकृत थी उसको। वो सतवानाज वहाँ पर क्योंकि रूल करते थे, याद होगा आपको, तो उनसे क्या किया जा रहा था, उनके ऑफिशियल लैंग्वेज इसको माना जा रहा था। अब इसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में पाए जाते हैं, जो कि सतारा में मिले। तो सतारा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन महाराष्ट्र, खासकर मराठा में आपको सतारा का नाम ज़्यादा दिखाई देगा। 739 सी में कॉपर प्लेट ये जो थी लिखी गई थी। बंगाली एंड असमीज़ की बात करें तो ये मगधी प्राकृत से निकली है। तो मगधी प्राकृत भी अलग चीज़ है, और मगध में क्योंकि मोस्टली प्राकृत की जो फॉर्म थी वो पाली में बोली जाती थी, वो एक अलग चीज़ है। तो उससे पहले की ये बात कर रहे हैं हम। अब ये एक ऐसी फॉर्म थी जो कि काफ़ी पॉपुलर थी ईस्ट इंडिया में, और ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी मगध के कोर्ट की। अदर इम्पोर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज की बात करें तो हम देखेंगे, अच्छा यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अशोका के समय पे भी, जब यहाँ पर क्योंकि मगधी प्राकृत भी होती थी और पाली भी होती थी, तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं या जो एडिक्ट मिलते हैं, पिलर्स मिलते हैं, तो उनके ऊपर इन दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल जो है किया गया है। फिर हम देखते हैं कि अदर इम्पोर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज में आ गया अर्ध मगधी, यानी कि आधी मगधी है, एसोसिएटेड विद एंशंट किंगडम ऑफ मगधा, मॉडर्न बिहार में ये है। एंड सब्सिक्वेंट बाद में मौर्यन एम्पायर के द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया गया। देन महावीरा जो थे, जिन्होंने जैनिज्म की क्या की थी, यहाँ पर फाउंडर थे, वो भी मगधा में ही बोर्न हुए थे। तो अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट जो थे वो कंपोज किए गए थे शुरुआत में अर्ध मगधी के द्वारा, बाद में हम उसको देखेंगे कि वो पाली में जो है चले जाते हैं। देन सोरेशना, ओरिजिनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी के अंदर ये बोली जाती थी, और सोरेशना जो है वो पर्टिकुलरली ड्रामाज वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, खास करके जो वुमन थी या रिस्पेक्टेबल पीपल थे लोअर ऑर्डर के, वो लोग इसको यूज़ ज़्यादा करते थे। महाराष्ट्री की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन में ये बोली जाती थी, और महाराष्ट्री वॉज अ लिटरेरी लैंग्वेज स्पेशली पॉपुलर फॉर लिरिक्स, सॉन्ग्स वगैरह में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब क्या क्या ऐसे स्टेप लिए गए हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि संस्कृत के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर किसी भी लैंग्वेज को एज अ जो वो है क्लासिकल लैंग्वेज का जो टर्म है वो मिल जाती है, तो अवार्ड मिल जाता है। तो संस्कृत के लिए क्या किया गया है, एक इंस्टीट्यूशंस की डेडिकेटेड, यहाँ पर क्या होती है एक्सीलेंस ऑफ स्टडीज़ के लिए क्लासिकल लैंग्वेज सेटअप किए जाने की बातें यहाँ पर हुई थी। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बनाए गए हैं जो कि न्यू दिल्ली में है। देन महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद व्यासा प्रतिष्ठान जो कि उज्जैन में हम देखेंगे। फिर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
तो पति के अंदर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें संस्कृत के लिए गई हैं। तेलुगु एंड कन्नड़ा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में। सो क्योंकि ये 2005 में टर्म्स में ही लिखा गया था कि हम ऐसा करेंगे, तो इसी वजह से हमें ये होते हुए भी देखने को मिलता है। अब यूजीसी की बात कर लेते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सपोर्ट करेगी क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फोकसिंग ऑन सेंट्रल और क्लासिकल जो लैंग्वेज थी उनके ऊपर। नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट, नाउ इट की ऑब्जेक्टिव आर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जिन जिन चीज़ों पे वो लिखी गई थी उनको डॉक्यूमेंट करना है, कंजर्व करना है, डिजिटलाइज करना है, एंड ऑनलाइन डिसमिनेशन, यानी कि बहुत सारे लोगों को उसको भेजना है हेरिटेज ऑफ इंडिया को। मोस्ट ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट हैव बीन यूज्ड फॉर राइटिंग 70% ऑफ मैनूस्क्रिप्ट आर इन संस्कृत लैंग्वेज। अदर 30% हम देख पाएंगे जिसमें एसमीज, बंगालीज, मलयालम, मराठी, ओडियन, तमिल वगैरह आती है। चलिए एक बार इसी पे थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें से एक सवाल अब की बार आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा।